स्वागत है अंगराज। तुमने जो किया मैं उससे सहमत तो नहीं, परंतु तुम्हारी उपलब्धि का मैं सम्मान करता हूं। तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की, बधाई हो। मुझे प्रसन्नता है कि राधेकरण ने अपनी प्रतिज्ञा आपकी उपस्थिति में पूर्ण की। अंगवासियों, आपके राजा ने अपने पराक्रम, निष्ठा और शौर्य से एक राजा होने के अर्थ को सार्थक किया है। मैं शांतनुसूत भीष्म 5 तत्वों, 7 तलों और आप सभी को साक्षी रख के मैं राधेकर्ण को अंग प्रदेश का राजा घोषित करता हूं। अब जैसी की परंपरा है, प्रथा है, तुम अपनी प्रजा को अपना प्रथम संबोधन दो। अंगवासियों, मुझे आशा है कि आप अपने राजा के लिए शीघ्र ही एक उत्तम सिंहासन की व्यवस्था अवश्य करेंगे। उसकी आवश्यकता नहीं महामहिम। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। मुझे स्मरण है जब पहली बार मैंने अंग की धरती पर अपना पांव रखा, मेरे स्वागत के लिए आप लोगों ने कंटकों का सिंहासन बनाया था, परंतु इस बात का मुझे शोभ नहीं, क्योंकि जिसके पास जो देने को होता है वो वही देता है। और मैं वचन देता हूं कि आपके जीवन से हर कंटक, हर पीड़ा को दूर कर दूंगा, ताकि फिर आपको कंटकों का सिंहासन ना बनाना पड़े। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। आज अंग स्वतंत्र हुआ है मित्रों, लेकिन स्वतंत्रता लक्ष्य नहीं, एक मार्ग है जिस पर चलकर हमको विकास और समानता का लक्ष्य प्राप्त करना है। मैंने एक परिवर्तन का स्वप्न देखा है, परंतु स्वप्न में दिखी समृद्धि आंख खोलते ही अदृश्य हो जाती है। भले ही स्वप्न में कितनी नदियां देख लें, परंतु आंख खोलने के पश्चात वो प्यास शांत नहीं कर पाती। इसलिए स्वप्न देखो, परंतु जागते ही उस स्वप्न को पूरा करने में जुट जाओ। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। मुझे भले ही अंगराज की पदवी मिल गई हो, परंतु मैं आज भी सूत पुत्र राधेकर्ण हूं। वो राधेकर्ण जिसे योग्यता के अनुकूल भी सम्मान नहीं मिला। अंग का लक्ष्य है सम्मान पाना, अंग का लक्ष्य है परिवर्तन पाना। मेरी नीति कहती है कि राजा को शासन नहीं, सेवा करनी चाहिए अपनी प्रजा की, अपने राज्य की, और वही मैं करूंगा। मैं आपको स्वतंत्रता देता हूं कि आप अपना भविष्य स्वयं चुन सकते हैं। अब से जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर वर्ण निश्चित किया जाएगा। कर्ण,
तुम्हें भान भी है कि तुम क्या कह रहे हो? यह असंभव है। क्यों? मैं अंग का शासक हूं। मैं अपनी प्रजा के लिए कोई भी घोषणा कर सकता हूं। तुम्हारा प्रशासन हस्तिनापुर के शासन के अंतर्गत आता है। किसी भी नीति या नियम में परिवर्तन हस्तिनापुर की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। बस मेरे मित्र कुमार दुर्योधन के युवराज बनने का विलंब है मामाई। हस्तिनापुर निश्चित रूप से इस नीति की अनुमति देगा। ये कौन है? लगता है कोई संदेश आया है। हस्तिनापुर को अपना युवराज मिल चुका है कर्ण। युधिष्ठिर को युवराज के पद पर शोभित किया गया। अब तुम्हें कोई भी नीति लागू करने के लिए अपने मित्र दुर्योधन से नहीं, युधिष्ठिर से अनुमति लेनी होगी। मेरी प्रजा मुझे अनुमति दे चुकी है मां महीम। अंग की प्रजा में परिवर्तन आ चुका है। शीघ्र ही परंपरा में भी परिवर्तन आएगा। यदि मैं जरासंध को पराजित कर सकता हूं तो मैं अन्याय और अनीति के इस दानव को भी पराजित करूंगा। जिस तरह अंगवासियों ने इस बांध को तोड़ा है, उसी तरह परंपरा और अन्याय का यह बांध भी टूटेगा जिसने हमारी जीवन धारा को रोक रखा है। परंतु अभी मुझे अपने मित्र के पास जाना होगा। इस समय उसे मेरी आवश्यकता है। उसे बहुत बड़ा आघात लगा होगा मामाई। आज्ञा दीजिए। महीनों पश्चात भुगत ग्राम में आया वृषाली। बहुत प्रसन्नता हो रही है। आशा है कि भुगत ग्राम वासियों को भी हमें देखकर उतनी ही प्रसन्नता हो रही होगी। कुछ तो हुआ है यहाँ पे। इन लोगों को देखकर लगता है कि कुछ अवांछित घटा है यहाँ। नहीं कर्ण, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे यहाँ छोड़ो और कुमार दुर्योधन के पास जाओ। इस समय उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। वैशाली, यहाँ की जो भी समस्या है उसका हल तुम लौटकर भी निकाल सकते हो कर्ण, परंतु इस समय तुम्हारा कुमार दुर्योधन के साथ होना अधिक आवश्यक है। ठीक है वैशाली, मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। तुम ध्यान रखना। युधिष्ठिर को युद्ध में मैं भेजूंगा। मैं, और युद्ध में प्राण तो किसी के भी जा सकते हैं ना पुत्र। सत्यवचन महाराज।
सत्य वचन है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि महाबली भीष्म और अर्जुन के होते हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का साहस कौन करेगा महाराज? कब होगा युद्ध और कब उस युधिष्ठिर के प्राण जाएंगे महाराज? कब? और तब तक क्या मेरा होने वाला सम्राट प्रतीक्षा करेगा महाराज? जैसे आपने की वर्षों तक। कहना क्या चाहते हो शकुनी? यही मोती चाहिए तो सागर में गोता लगाना पड़ेगा, और युवराज पद चाहिए तो नियति के चक्र की प्रतीक्षा नहीं, तो षड्यंत्र का कुचक्र रचना होगा महाराज। और यही कूटनीति है, कूटनीति। केवल आप हैं जो मेरे मन की व्यथा को समझ सकते हैं। मैं उन पांडवों की उन्नति से क्रोध में जल रहा हूं मामा, क्रोध में जल रहा हूं मैं। तुम्हारे इस क्रोध की अग्नि को संभाले रखना। ये तुम्हें जलाने के लिए नहीं, तुम्हारे शत्रु को भस्म करने के लिए है। विस्तार में बताइए मामा। दुर्योधन को पहली समझ में नहीं आती। पहेली ही कुचक्र की नींव होती है दुर्योधन। तुम्हारे भविष्य के प्रासाद के लिए एक योग्य वास्तुशास्त्र की आवश्यकता है। तुमने कभी पुरोचन का नाम सुना है? मामा श्री बता रहे थे कि मायावी दानव के पश्चात यदि कोई संसार में महान वास्तुकार है तो वो आप हैं। परंतु क्या ये कार्य आप कर पाएंगे पुरोचन? मैं एक विध्वंस किए हुए नगर का पुनः निर्माण भी कर सकता हूं और एक महानिर्माण से विध्वंस का सूत्रपात भी कर सकता हूं। तो कब से ये कार्य आरंभ होगा? समझिए प्रारंभ हो गया इस विध्वंसक निर्माण का। कल ही आपके समक्ष एक लघु निर्माण प्रस्तुत होगा। भवन होता है उसमें निवास करने वालों की रक्षा के लिए, परंतु यह भवन अपने निवासियों के लिए चिता बन जाएगा। का गुण होता है ये जलता है और बुझ जाता है, परंतु लाख का ये गुण होता है कि ये जब तक जलता है जब तक जलने वाला भस्म न हो जाए। और ये भवन संपूर्ण लाख का बना होगा और ये होगा आपका लाक्षागृह। परंतु स्मरण रहे, इस लाक्ष्य ग्रह के भीतर स्थित मेरे हर एक शत्रु का भस्म भी नहीं मिलना चाहिए। मुझे मेरे हर एक शत्रु का विनाश चाहिए, विनाश।
शत्रु का नाश अवश्य होगा मित्र। अभी चलकर शत्रुओं को चुनौती देते हैं। आज्ञा दीजिए। तुम मेरे मित्र हो कर्ण, और मित्र हाथ नहीं जोड़ते, गले लगते हैं। यदि आचार्य द्रोण अनुमति देते तो आज जानता हूं, यदि आचार्य द्रोण ने तुम्हें मेरे साथ में युद्ध में भेजा होता तो मेरे शत्रु मेरे सेवक होते आज। तो अभी चलकर उन्हें पराजित करते हैं। होगी, उनकी पराजय अवश्य होगी, परंतु युद्ध करके नहीं। क्यों पुरोचन महोदय? जी महाराज कुमार। कर्ण, ये हैं पुरोचन और रब, ये हमारे लिए युद्ध लड़। युद्ध करे बिना पांडवों को कैसे परास्त किया जा सकता है? ऐसा कौन सा मार्ग है? मार्ग है, उन्हें भान भी नहीं होगा और उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिट जाएगा।